हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए ईवीएस का दोस्तों ईवीएस पर्यावरण का यूपीटीटी जो कि आप लोगों का 2023 में एग्जाम होने वाला है। मैंने आप सबके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ जो सुपर टेट में भी काम देगा दोस्तों। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर, इनमें से कौन सा, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो चीज़ें न समझ में आएगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती, चारों ओर भूमि से घिरा, पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? चेन्नई, पारादीप, ट्यूटिकोरिन, विशाखापट्टनम। तो इसमें सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? विशाखापट्टनम है। कौन सा है दोस्तों? विशाखापट्टनम भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है। यह पूर्वी तट का दोस्तों सबसे गहरा और भूमवर्ती बंदरगाह है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ठीक है। माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो माल का आयात निर्यात होता है, और ये दोस्तों भारत का, ठीक है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्लीज़ आप लोग नोट्स भी लिखते चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा कौन उत्तरदायी तो है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं बता दूं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? CO2, ठीक है। इसका फार्मूला हो जाएगा CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि दोस्तों CO2 गैस के कण बहुत ज़्यादा समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं। जो इसके कण है दोस्तों वह वायुमंडल में, कहाँ दोस्तों? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा बने रहते हैं, सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे ज़्यादा समय तक बने रहते हैं। कब तक दोस्तों? सबसे ज़्यादा समय तक दोस्तों यह बने रहते हैं। कहाँ में? वायुमंडल में, ठीक है। इस गैस का उत्सर्जन वाहनों से, इस गैस मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से आती है दोस्तों? वाहनों से आती है, ठीक। प्लीज़ आप लोग नोट्स करते चलिएगा। वाहनों से आती है, घरेलू ईंधन से आती है, ठीक दोस्तों, घरेलू ईंधन से भी आती है, ठीक है। और तथा औद्योगिक संस्थान, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करती हैं दोस्तों? छोड़ती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा समय तक बने रहने के लिए यह ग्रीन गैस के लिए प्रभाव सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो कौन दोस्तों जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा अपशिष्ट, या फिर खनन अपशिष्ट। तो कौन नहीं है दोस्तों? खनन अपशिष्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खनन अपशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं बता दूं दोस्तों, जो जल प्रदूषण है, क्या दोस्तों? जल प्रदूषण, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर पॉपुलेशन के स्रोत से दोस्तों शहरों और कस्बों के मकान से निकला मलमूत्र जितने भी होते हैं दोस्तों, जैसे कूड़ा करकट नलियाँ, नालों, तालाबों, झीलों में गिरा दिया जाता है, ठीक है। और फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पदार्थों से जैसे DDT आदि। खनन अपशिष्ट जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, जबकि अन्य जल प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? खनन अपशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खनन अपशिष्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, उपरोक्त सभी। कौन करता है दोस्तों? सिंचाई, बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंचाई, बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन। ग्राम पंचायतों का कार्य है जल संसाधनों का रख रखाव, स्कूलों का निर्माण, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, इनमें से सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राम पंचायतों का कार्य क्या क्या होता है? जल संसाधनों का रख रखाव भी होता है, सही है। स्कूलों का निर्माण, प्राइमरी स्कूल, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बाढ़ एवं सूखा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़ एवं सूखा। मैं बता दूं दोस्तों, पर्यावरण अपघटन के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो मतलब परिवर्तन आ रहा है जलवायु में, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे सूखा हो जाता है, बाढ़, अत्यधिक वर्षा आदि। ये सब क्या है दोस्तों? आपदाएं, ठीक है। तो पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है बाढ़ और सूखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। इंदिरा गांधी जो नहर होती है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर जो होती है यह राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है। किसे दोस्तों? राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है, ठीक है दोस्तों। जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस नहर से मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल, पेयजल आदि की आपूर्ति संभव हो पाती है। जो वहाँ के जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ सिंचाई के लिए जल और पेयजल आदि की आपूर्ति हो पाती है। तो कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का
जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, अतिसार, टांसिलाइटिस या फिर खसरा, फिर अतिसार। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? अतिसार। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? अतिसार। हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अतिसार। ठीक है, अतिसार एक जल जनित रोग है। अतिसार क्या है दोस्तों? एक जल जनित क्या है? रोग है। ठीक है दोस्तों, जो दूषित जल पीने से होता है, ये किससे होता है दोस्तों? दूषित जल पीने से। दूषित जल पीने से होता है। ठीक है, जिसे हम डायरिया के नाम से जानते हैं। इसे हम दोस्तों किसके नाम से जानते हैं? डायरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? डायरिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अतिसार। अतिसार को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? डायरिया। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, डायरिया। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हैं, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। तो पर्यावरण शिक्षा क्या क्या उद्देश्य है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। क्या उद्देश्य है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन, पर्यावरण दिवस समारोह। तो यह किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन ओलंपियाड। मैं बता दूं, प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजन ट्राई कौन कराता है दोस्तों? TERI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैं बता दूं, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये इसके द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून, 20 जून, 2 जून, 10 जून, 20 जून। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को वर्ष 1972 यह कब स्टार्ट किया गया था? 1972 को स्टार्ट किया गया था। पर्यावरण के मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? स्कॉटलैंड। कहाँ पे हुआ दोस्तों? स्कॉटलैंड पे हुआ था। ठीक है, स्कॉटलैंड में हुआ था दोस्तों, आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होती है? तो कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होती है दोस्तों? मैं बता दूं, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने तथा उनके मानसिक में बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति छात्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाए जाने। इसमें दोस्तों छात्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए, उन्हें गैर शैक्षिक गतिविधियों में भी शामिल किया जाए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक और संरचनात्मक क्रियाकलापों में शामिल किया जाए। ठीक है, स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण में पाठ्यक्रम में बदलाव और शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूलभूत उद्देश्य क्या है दोस्तों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों, ये भारतीय संविधान के द्वारा दोस्तों यह भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यह अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है। यह अधिकार किसके दोस्तों? राज्य के विरुद्ध होता है। राज्य के विरुद्ध होता है। ठीक है, अनुच्छेद किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 12 से 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन। मूल अधिकारों का वर्णन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों का वर्णन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है? इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, व्यावसायिक शिक्षा। तो कौन नहीं शामिल है दोस्तों? व्यावसायिक शिक्षा कौन नहीं शामिल है? सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है? व्यावसायिक शिक्षा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय पाठचर्या जो रूपरेखा तैयार की गई थी भारत सरकार के द्वारा 2005 में। कब दोस्तों? 2005 में। ठीक है, 2005 में ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया और व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक है, प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती? स्वास्थ्य, संगीत, योगा, उपयुक्त सभी। तो किसकी दोस्तों? उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य की भी, संगीत की भी और योगा की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश, दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन, क्षरण। तो मैं बता दूं, इसमें जल संरक्षण कौन दोस्तों? जल संरक्षण हमारा आंसर हो जाएगा। वाटर कंजर्वेशन। क्या दोस्तों? वाटर कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन पर्यावरण समस्या नहीं है दोस्तों, ठीक है, बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में यह क्या है, सहायक है। वे सभी कार्य जिससे पर्यावरण का हास्य होता है वह कारक पर्यावरण समस्या के अंतर्गत आता है, जैसे जल का दुरुपयोग, वनों की कटाई और भूमि का अपरदन। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा जल का संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। अगला किस देखते हैं, क्योंकि जल का विनाश भी होता है, वनों की कटाई और भूमि अपरदन। ये क्या दोस्तों, तीनों है, ठीक है, ये तीनों है, ये सब समस्या है, ठीक है, पर्यावरण क्या है, समस्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। अभी पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग बताइए। दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, फल उत्पादन से। तो नीली क्रांति किसके दोस्तों, मत्स्य उत्पादन से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। और दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और इसके बाद श्वेत क्रांति, और दुग्ध उत्पादन से क्या दोस्तों, श्वेत क्रांति। प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किसे दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। और इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किससे है दोस्तों, सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप, सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप, ठीक है। और हरित क्रांति दोस्तों, हरित, इसको प्लीज आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्य उत्पादन से। किससे, खाद्य उत्पादन से, किसे दोस्तों, खाद्य उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, इंद्रधनुष सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, भूमि, समुदाय, धर्म, परिवार। तो कौन नहीं है दोस्तों, धर्म, कौन नहीं है, धर्म। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान, आग्नेय, रूपांतरित, अवसाद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों, आग्नेय। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा। मैं बता दूं, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न जितने भी हलचल होते हैं दोस्तों, उनके फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा जो बाहर आते हैं, और ज्वालामुखी की उनको संज्ञा दी जाती है। किसकी दोस्तों, ज्वालामुखी की क्या, उनको ज्वालामुखी की क्या दी जाती है, संज्ञा। इसे हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी फूट गया। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा मैग्मा भी कहा जाता है। जो ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है दोस्तों, मैग्मा, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जो निकलता है, क्या दोस्तों, लावा, ठीक है। जो लावा निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। जब मैग्मा बाहर आते हैं तो ठंडा होने के पश्चात आग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। जब यही मैग्मा ठंडे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं दोस्तों, ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। जब यही मैग्मा ठंडे हो जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, आग्नेय का। किसका निर्माण करते हैं, आग्नेय का। किसका निर्माण करेंगे, आग्नेय का, ठीक है। और इन्हीं शैलों से ताप दाब अपरदन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एवं अवसादी शैलों का निर्माण होता है। तो इनसे जितनी भी चीज़ें, इन मतलब जो अग्नेय है, इनसे जो शैल निकलते हैं उसमें दोस्तों ताप दाब अपरदन क्रिया तथा रूपांतरित अवसादी शैलों का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों और पराबैंगनी किरणों को रक्षा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कौन करती है दोस्तों, ओजोन, ठीक है। कौन सी दोस्तों, ओजोन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ओजोन। तो ऑक्सीजन के मैं इसमें बता दे रहा हूँ कैसे, ठीक है, इसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन O3 अणु का निर्माण होता है, ठीक है। किससे दोस्तों, ये किससे बनते हैं, ऑक्सीजन से। मैं बता दूं दोस्तों, ऑक्सीजन के 3 अणु, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर O3 अणु का क्या कहते हैं, निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसे दोस्तों ऑक्सीजन 3 अणुओं O3 का निर्माण, मतलब ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर O3 का निर्माण होता है दोस्तों। ओजोन गैस का एक स्तर समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, समताप मंडल ताप में पाया जाता है। ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, और वर्तमान में ओजोन परत के कमजोर हो जाने से पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही हैं, तो जो कई बीमारियों का कारण भी बनती है। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरीन गैस से होता है। तो ओजोन गैस को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है दोस्तों, क्लोरीन गैस से। किससे, क्लोरीन गैस से। किससे होता है दोस्तों, क्लोरीन गैस से। किसको होता है, क्लोरीन गैस किससे होता है दोस्तों, क्लोरीन गैस से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं की हानि पहुंचाता है। कितने दोस्तों, 1 लाख अणुओं
को हानि पहुंचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं बादल, बर्फ, वर्षा, जलवाष्प। तो क्या कहते हैं दोस्तों? वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्षा कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गर्म तथा आर्द्र विषुवत जलवायु, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, ठंडे शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। कहाँ? जैसे राजस्थान में। कहाँ दोस्तों? जैसे किस प्रदेश में? राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? चाय, जूट, कपास, रबड़। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? कपास को। किसे कहा जाता है? कपास को। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल। किसे कहते हैं दोस्तों? शुक्र को कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, तिब्बत का पठार। तो कौन दोस्तों? तिब्बत का पठार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार। दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों? इसकी ऊंचाई 4500 मीटर। ठीक है दोस्तों, और फीट में कितनी? 14,800 फीट है। ठीक है, 4500 मीटर 14,800 फीट है दोस्तों। और तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला पठार है दोस्तों। यह दक्षिण में हिमालय और पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला मकान मरुस्थल का विस्तृत है। यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा है। कितना दोस्तों? 1000 किलोमीटर क्या है? लंबा है। 1000 किलोमीटर लंबा है। ठीक दोस्तों, कितना किलोमीटर लंबा है? 1000 किलोमीटर लंबा है। और पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर चौड़ा। कितना दोस्तों? पूर्व से पश्चिम तक कितना? 2500 किलोमीटर चौड़ा है। क्या है दोस्तों? चौड़ा है। इसी के इर्द गिर्द विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत पाए जाते हैं। कितने पर्वत पाए जाते हैं? 14 पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज आप लोग अच्छे से इसको नोट्स करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है। तो कौन है दोस्तों? रासायनिक आपदा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक आपदा हो जाएगा। मैं बता दूं, रासायनिक आपदा मानव जाति आपदा है, जबकि भूकंप, अर्थक्वेक, सुनामी एवं भूस्खलन प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, मानव निर्मित आपदा क्या हो जाएगा? रासायनिक आपदा। जैसे दोस्तों 2020 में 2019 में कोविड-19 जो आया था वायरस, वो क्या था? मानव आपदा था। वो सब दोस्तों क्या था? मानव निर्मित आपदा था। ठीक है, जो कोविड-19 था, जो कोविड-19 आपदा महामारी आई थी, वह मानव निर्मित आपदा था, एक केमिकल रासायनिक आपदा था। ठीक है, और जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया और भूस्खलन, ये सब दोस्तों प्राकृतिक हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक आपदा। प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथिल, उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों कौन सी शामिल है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, यह आपदा कब घटित हुई थी दोस्तों? दिसंबर 1984। दिसंबर, प्लीज़ आप लोग यह डेट याद कर लीजिएगा, दिसंबर 1984 में यह आपदा घटित हुई थी। इसमें से दोस्तों पेट्रो रसायन कंपनी, कौन सी कंपनी थी दोस्तों? पेट्रो रसायन कंपनी से बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का लीकेज हुआ, परिणाम हजारों संख्या में लोग मर गए थे। कौन सी दोस्तों? MIC गैस क्या हो गई थी? लीक हो गई थी। ठीक है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? नाइट्रोजन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं भूमध्यरेखीय वन, कोड़धारी वन, पतझड़ वन, मैग्रो वन। तो कौन हो रहे हैं दोस्तों? मैग्रो वन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैग्रो वन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आज बस इतना ही। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए UPTET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लेके आए हैं EVS का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों UPTET के लिए और सुपर TET के लिए। ठीक है, और सुपर TET के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं UPTET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो किस कौशल का विकास होता है? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल, मापने का कौशल। तो किसका होता है दोस्तों? संप्रेषण का कौशल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषण का कौशल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं, उसमें बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है किसके लिए? बाजार के रोल प्ले करवाकर, ठीक है, या फिर बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, या फिर मूल्य जैविक अमूर्त धारणाओं को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, या फिर उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी, क्योंकि बाजार के रोल प्ले का आयोजन भी करवाकर होता है, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर भी होता है, और मूल्य जैविक अमूर्त धारणाओं को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपयुक्त सभी। तो कौन आते हैं दोस्तों? सभी आते हैं। पर्यावरण के पेड़ पौधे के अंतर्गत जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते, संस्कृति भी आती है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल और उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शारदा एक्ट के संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह से, बाल आश्रम से, दहेज प्रथा से, अनिवार्य शिक्षा से। तो किससे दोस्तों? बाल विवाह से। शारदा एक्ट किससे है दोस्तों? बाल विवाह से। शारदा एक्ट कब आया दोस्तों? 1929 में। कब आया था दोस्तों? 1929 में आया था। संबंध बाल विवाह से संबंधित दोस्तों, जिसमें क्या होता था कि जिसमें विवाह के लिए लड़कों और लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष। इस एक्ट के तहत दोस्तों लड़कों, ठीक है, लड़कों की आयु जो निर्धारित हुई थी कितनी दोस्तों? 18 वर्ष। ठीक है, और लड़कियों की कितनी हुई दोस्तों? लड़कियों की आयु कितनी निर्धारित की गई थी दोस्तों? 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष, ठीक है, निर्धारित की गई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाल विवाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो चीज़ें ना समझ आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? तो क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे दोस्तों? नहीं। उनकी अवधारणा और संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे दोस्तों? नहीं। उन्हें सुझाव और संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें दोस्तों? नहीं। उन्हें सही अच्छी तरह समझ देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उन्हें सही उत्तर और अच्छी तरह से समझ देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, सांस्कृतिक केंद्र से, विद्यालय से, धार्मिक केंद्र से। तो कहाँ से होता है दोस्तों? परिवार से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परिवार हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है दूध, सोयाबीन, मांस, अंडा। तो क्या है दोस्तों? सोयाबीन। क्या है दोस्तों? सोयाबीन। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन। प्रोटीन शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है दोस्तों। इसी के कारण शरीर में नए ऊतकों का निर्माण तथा उसकी मरम्मत होती है। इसकी कमी से क्वास, कोर, सूखा रोग हो जाता है। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में लगभग दोस्तों कितने 43% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है कितना परसेंट? 43% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, अनियमित, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है दोस्तों? सीधा होता है। कितना क्या होता है? सीधा होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधा। ये मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा पिरामिड हो गया। ठीक है, इसको हम 1 2 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, 1 2 और ये 3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैं यहाँ बता दूँ, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? लार्ज कार्निवर्स, और इसको स्मॉल, ठीक है, और इसको हर्बिवर्स, और इसको ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये 100 कैलोरी, ये भी 100, ये दोस्तों 1 कैलोरी होता है। ठीक है, ये 10 कैलोरी, ये 100 कैलोरी और ये 1000। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है समुद्री जल, पर्यावरण, वर्षा जल, हरे पौधे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पौधे होते हैं। कौन दोस्तों? हरे पौधे होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे, क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया जाता है। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। तो छात्रों के प्रमुख संसाधन क्या क्या हैं? विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, यस। ग्रंथालय, यस। सर्वे और प्रोजेक्ट निर्माण, यस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या? धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तपेदिक क्षय, अल्सर, कैंसर फेफड़े का, अनिद्रा। तो धूम्रपान से होने वाला क्या होता है दोस्तों? धूम्रपान से मुख्यतः फेफड़े तथा मुख का कैंसर होता है। क्या होता है दोस्तों? कैंसर फेफड़े का होता है। ठीक है, और मुख का कैंसर भी होता है। कैंसर फेफड़ों का और मुख का कैंसर भी होता है। ठीक है, कैंसर विषाणु जन्य रोग है। इसके अंतर्गत ऊतक नष्ट होने लगते हैं, परिणाम स्वरूप चोट घाव जल्दी भरते नहीं और वे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 20.95, 78.09, 21, 0.03। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 78.09। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 78.09 होती है। ठीक है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों 21%। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी और क्वाशकोर। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी नामक। कौन सा होता है दोस्तों? रतौंधी नामक। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए का मुख्य स्रोत मछली के यकृत का तेल, गाजर, टमाटर, मक्खन आदि। ठीक है, तो इसका स्रोत क्या है दोस्तों? मछली, गाजर और टमाटर और मक्खन, इसके क्या दोस्तों? ये सब मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय के प्रति मिनट धड़कन होती है। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है दोस्तों कितना? 72 बार। कितना दोस्तों? 72 बार होती है। ठीक है, 72 बार धड़कता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण है। वनों की कटाई, निर्माण कार्य, शिकार, उपयुक्त सभी। तो वनों की कटाई और शिकार का निर्माण, तो उपयुक्त सभी। वनों की कटाई भी होगा दोस्तों, शिकार भी होगा और निर्माण कार्य होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं को विकास करने हेतु एक शिक्षक को ऐसे समस्या का चुनाव करना चाहिए जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़ी हो। जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़ी हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़ी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है 1:30, 1:40, 1:50, 1:60। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दोस्तों शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:30। ठीक है, कितना होना चाहिए? 1:30 होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से छात्रों को अधिगम हेतु अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों को वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे छात्र स्वतंत्रपूर्वक समस्या का हल कर सके। ठीक, अगला क्वेश्चन। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। तो क्या है दोस्तों? वर्ष भर गर्मी रहना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष भर गर्मी रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त सभी, उपयुक्त पाठ्यक्रम। तो क्या शामिल होना चाहिए दोस्तों? बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण भी, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपयुक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बता दूं दिन और रात होने का प्रमुख एवं एकमात्र कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, इसका मैं फार्मूला भी बता दे रहा हूँ। इसे 500 - x = x × r × 2/100। ठीक है, तो इक्वल टू घूर्णन गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूर्णन गति। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? घूर्णन गति हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, अर्थात पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन रात होना संभव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे दोस्तों? जीन पियाजे और L.M. वाइगोस्की। ठीक है, जीन पियाजे और L.M. वाइगोस्की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पियाजे और वाइगोस्की बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, जिनमें पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत और वाइगोस्की द्वारा सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, जलवायु कारक, भू आकृतिक कारक, ये सभी। तो कौन है दोस्तों? सभी हैं। सभी जीव भी हैं, भू आकृतिक कारक भी हैं, जलवायु कारक भी हैं और ये सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तीनों होंगे तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि पर्यावरण अध्ययन कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, फेफड़े, विक्र, हृदय। तो किसके द्वारा दोस्तों? यकृत के द्वारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यकृत के द्वारा। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीवर। ठीक है, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर दोस्तों मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका प्रमुख कार्य अमोनिया को यूरिया में बदलना होता है, जिससे यूरिया मूत्र के साथ शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो कितना भाग दोस्तों? 10%। कितना भाग स्थानांतरित होता है दोस्तों? 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है दोस्तों। 10% नियम लिंडमैन ने 1942 में दिया था।
इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा में ले जाता है। कितना दोस्तों? 90% भाग अपने ऊर्जा में ले जाता है, ऊर्जा में ले जाता है तथा अपने से आगे केवल 10% छोड़ता है, अपने से आगे 10% छोड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियों एवं सत्यापन, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्रता नाइट्रोजन का स्थितीकरण करता है? नीली, हरी, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस। तो कौन करता है दोस्तों? नीली, हरी, शैवाल। कौन करता है? नीली, हरी, शैवाल करता है। ठीक है, नीले, हरे, शैवाल वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन N2 का किसका दोस्तों? N2 का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, बाल आश्रम, दहेज, ये सभी। तो दोस्तों बाल विवाह भी, दहेज भी, बाल आश्रम भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित कक्षा क्या होनी चाहिए दोस्तों? गतिविधि पर आधारित कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सामाजिक भावनाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो कौन सा प्रयास दोस्तों? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना दोस्तों? नहीं। अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना? नहीं। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना? यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए यूपीटीईटी का दोस्तों यूपीटीईटी और सुपर टीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं दोस्तों। यूपीटीटी का, ठीक है, और सुपर टीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो एग्जाम 2023 में होने वाला है। यूपीटीईटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ईवीएस का। ठीक है, ईवीएस का पर्यावरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लेके आया हूँ। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वासर कोर नामक रोग किस कमी से होता है? प्लीज, मैंने यह कई बार अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करा चुका हूँ। प्लीज आप लोग बताइए, क्वासकोर नामक रोग की कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, आयोडीन की। तो किसकी कमी से होता है दोस्तों क्वासकोर नामक रोग? प्रोटीन की कमी से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटीन की कमी से होता है। रोग के कारण संतुलित शरीर का विकास नहीं होता। किसके शरीर दोस्तों? प्रोटीन के। इसमें जो हमारा शरीर विकास करता है दोस्तों, उसमें प्रोटीन की कमी से शरीर विकास नहीं हो पाता। ठीक है, शरीर विकास नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता नापी जाती है? ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप, चक्रवात। तो किससे नापी जाती है दोस्तों? रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किसकी दोस्तों? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। इसके लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सिस्मोग्राफ। ठीक है, इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने में 0 से 9 तक के अंकित अंक रहते हैं। कितने अंक रहते हैं दोस्तों? 0 से 9, 0 से 9 तक के अंक रहते हैं। प्लीज आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, तथा बढ़ता हुआ अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता की भूकंप दर्शा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो कब मनाया जाता है? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो 1 से 7 अक्टूबर के प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। कब से? 1 से 7 अक्टूबर। ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वन्य जीव, आप लोग प्लीज इसको नोट्स करते चलिएगा, वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, तो 1 से 7 अक्टूबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है?
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। कौन सी गैस है दोस्तों, ऑक्सीजन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों कहाँ होती है, सूर्य के प्रकाश में। ठीक, कहाँ पे होती है, सूर्य के प्रकाश में, या कहाँ पे होती है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में होती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में होती है दोस्तों। इस क्रिया के तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण करते हैं। तो क्या ग्रहण करते हैं दोस्तों, CO2 को ग्रहण करते हैं। कौन दोस्तों, पौधे ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, तथा ऑक्सीजन गैस O2 बाहर निकालते हैं, और वो लोग ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ठीक है, O2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, एस्कोर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, हाइड्रॉक्सिन, थाइमीन। तो कौन सा दोस्तों हो जाता है दोस्तों, थाइमीन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थाइमीन। चावल को पॉलिश करने पर चावल में से विटामिन B1, कौन दोस्तों, विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। कौन नष्ट हो जाता है दोस्तों, विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन है। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, रासायनिक रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, थाइमीन है। ठीक है, इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, इसकी कमी से, B1 कमी से बेरी 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 नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, बेरी बेरी नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, जड़, फूल, तना, फल। तो लौंग और केसर पौधे के फूल कली से प्राप्त होते हैं। किसे दोस्तों, फूल के कली से प्राप्त होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फूल के कली से प्राप्त होते हैं। केसर का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में, और लौंग का उत्पादन केरल राज्य में होता है। तो लौंग का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, केरल राज्य में। ठीक है, और केसर का उत्पादन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। ठीक है, प्लीज आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लिए करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है, मोनाल, बाघ, बुरांश, कस्तूरी मृग। तो कौन है दोस्तों, बाघ। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, बाघ। ठीक है, तो बाघ उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। उत्तराखंड के राज्य प्रतीक निम्न है। इसमें राजकीय पक्षी क्या हो जाए दोस्तों, वहां का मोनाल। मोनाल क्या है दोस्तों, वहां का राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी। ठीक है, मोनाल वहां का क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी है। और राजकीय पशु क्या, कस्तूरी मृग वहां का राष्ट्रीय पशु है। राजकीय राजकीय पशु राजकीय पशु क्या है दोस्तों, कस्तूरी मृग। और राजकीय वृक्ष क्या है, बुरांश। ये दोस्तों क्या है, राजकीय वृक्ष। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा कहीं पे। मोनाल क्या है दोस्तों, वहां का राजकीय पक्षी है। ठीक है, बाघ नहीं है। राजकीय पशु क्या है दोस्तों, वहां का कस्तूरी मृग है। और राजकीय वृक्ष क्या है, बुरांश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पर्यावरण को बचाने के 3 प्रकार से आर हैं, कौन कौन से दोस्तों। तो पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 ईस्वी में नीतिगत बयान में 3R की घोषणा की थी। किस कब घोषणा की दोस्तों, 1992 में नीतिगत बयान में 3R घोषणा की थी, घोषणा की। ठीक है, और 3R का मतलब क्या है दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों आप लोग को, कम उपयोग, पुनः चक्र और पुनः उपयोग। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। और ट्रिपल आर का मतलब मैं बता दूं दोस्तों आप लोग को, एक आर का मतलब होता है रिड्यूस, प्लीज इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। एक आर का मतलब होता है रेस्क्यू, रियूज। एक आर का मतलब होता है दोस्तों रिसाइकिल। ठीक है, रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब दोस्तों पुनः चक्र हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब पुनः उपयोग हो जाएगा, रियूज पुनः उपयोग। और रिड्यूस मतलब कम उपयोग, कम उपयोग। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए कराया हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, डीजल। तो ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत और सौर ऊर्जा है। क्या दोस्तों, सौर ऊर्जा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, सूर्य की किरणें से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, सूर्य की किरणें से दोस्तों किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा एक प्रकार की गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का उष्मायान का अर्थ है, पृथ्वी का उष्मायान का अर्थ है। तो पृथ्वी का उष्मायान अर्थात मतलब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। पृथ्वी का उष्मायान का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि
होना। ठीक है, पृथ्वी के तापमान में क्या दोस्तों, वृद्धि होना, इसे वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस की अधिकता के कारण वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस प्रमुख में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, मीथेन CO2 और क्लोरोफोर कार्बन CFC होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन कट गया दोस्तों, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पे इसका ऑप्शन कट गया दोस्तों, है दोस्तों, सॉरी, इसका ऑप्शन है। ठीक है, बहुत छोटे में दिया हुआ है, मैं बता दूं, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में, वस्तु की पहचान करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु की आयु को ज्ञात करने में, हमारा क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, वस्तु की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग का प्रयोग दोस्तों पुरातत्व, जीव विज्ञान के जंतुओं और पौधे को प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण करने में किया जाता है। ठीक है, और कार्बन 14 की खोज 17 फरवरी 1940 में मार्टिन कैमेन और सैम रूबेल ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन प्रयोगशाला में बर्कले में की थी। कब किया दोस्तों, 27 फरवरी 1940, 27 फरवरी 1940 में इन्होंने क्या किया था, मार्टिन कैमेन, एक वैज्ञानिक है दोस्तों मार्टिन कैमेन, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, मार्टिन कैमेन और सैम रूबेन, सैम रूबेन, सैम रूबेन ने की थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित क्षरण क्या कहलाता है। तो अम्लीय वर्षा के प्रभाव से दोस्तों ऐतिहासिक इमारतों पर मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अम्लीय वर्षा के लिए दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों, तथा नाइट्रोजन मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। ठीक है, ये दोनों क्या दोस्तों, मुख्य रूप से क्या है, उत्तरदायी हैं। ठीक है, उत्तरदायी हैं। वर्तमान में स्टोन लिप्रोसी का शिकार आगरा ताजमहल हुआ है। वर्तमान इसका शिकार कौन हुआ दोस्तों, आगरा, आगरा का ताजमहल। ठीक है, इसका शिकार हुआ किसका दोस्तों, अम्लीय वर्षा का, लिप्रोसी SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य सुरक्षा, नदियों को जोड़ना, गंगा की स्वच्छता, मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगा की स्वच्छता, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गंगा की स्वच्छता। उत्तराखंड में गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत 2009 में हुई थी। इस अभियान की शुरुआत कब हुई दोस्तों, 2009 में हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। किसने किया दोस्तों, रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल, वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री दोस्तों रमेश पोखरियाल ने किया था, किया था। ये यहाँ वहां के दोस्तों क्या थे, तत्काल मुख्यमंत्री थे, रमेश पोखरियाल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीना माटा रोग प्रदूषित जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। यह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीना माटा रोग शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है दोस्तों। यह पारा औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट के रूप में पानी में मिल जाता है और तथा इस दूषित जल के पीने से मनुष्य मीना माटा रोग से ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार की बीमारी सर्वप्रथम जापान में देखी गई थी। कहाँ दोस्तों, जापान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, क्या हो सकता है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीवों की सुरक्षा, आयुषियन। कौन दोस्तों, आयुषियन, हमारे आंसर क्या हो जाएगा, आयुषियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं बता दूं, इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, इसकी स्थापना 1948 में कब की गई दोस्तों, 1948 में इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में की गई और यह संयुक्त राष्ट्र की संघ की संस्था है। कहां दोस्तों, इंग्लैंड स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, में की गई है दोस्तों। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है,
संस्था है। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं दोस्तों। यहाँ पे आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी स्थापना 1948 की गई थी। इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? केरल, एएनएस प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो कहाँ पे हुई दोस्तों? भारत में सर्वप्रथम 1972 ईस्वी महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण का पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। कब हुआ था भारत में प्रथम? 1972 में। भारत में प्रथम 1972 में, ठीक है। 1972 में महाराष्ट्र में पानी पंचायत की शुरुआत की गई थी, ठीक है। पानी पंचायत की शुरुआत की गई। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से करा रहा हूँ दोस्तों। आप लोग ये यूपीटीटी सुपर टीटी आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों? परावैंगनी किरणें। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? परावैंगनी किरणें हो जाएगा, ठीक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली उच्च ऊष्मा वाली किरणें परावैंगनी किरणों को रोकती है। यह किरणें बहुत ही हानिकारक होती है तथा पृथ्वी पर ऊष्मा वृद्धि में सहायक होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परावैंगनी किरणें हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षण या विनाश का पुस्तक के लेखक हैं? सरला बहन, जिम कार्बेट, वंदना शिवा, रस्किन बांड। यह हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरला बहन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। सरला बहन हो जाएगा, ठीक है। संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक का लेखन सरला बहन के द्वारा किया गया। यह पुस्तक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। किसमें दोस्तों? क्षेत्रफल के आधार पर। दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा दोस्तों? राजस्थान। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान दोस्तों। इसका क्षेत्रफल 34,000 2239 24,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्या है दोस्तों? इसकी वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व जल दिवस। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? कोपेनहेगन, रियो डी जनेरा, वाशिंगटन और स्टॉकहोम। कौन दोस्तों हो जाएगा हमारा आंसर? रियो डी जेनेरा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरा हो जाएगा। सन 1992 में दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया ब्राजील में आयोजित की गई थी। कहाँ दोस्तों? ब्राजील में आयोजित की गई थी, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे आयोजित हुआ था? ब्राजील में, ठीक है। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया जो मुख्यतः हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो कौन सा दोस्तों? पाताल तोड़ कुएं के निर्माण से जलस्तर नीचे नहीं गिरता है तथा भूमिगत जल को पुनः उसके प्राकृतिक स्तर तक लाया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाताल कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खा जाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण होगा? क्या होगा? मेढक द्वितीय उपभोक्ता द्वारा टिड्डे प्राथमिक उपभोक्ता को खाने पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ होता है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रोग, कटे, घाव, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कटे और घाव, हल्दी के चूर्ण, ठीक है। यह क्या हो जाएगा हमारा? हल्दी के चूर्ण। सामान्य ज्वार, सामान्य ज्वार दोस्तों किसके साथ होगा? मेथी के बीजों की चाय से, ठीक है। मेथी के बीजों की चाय से, ठीक है। और आंख का सूजन, आंख का सूजन ताजे धनिया के बीज से, ताजे के धनिया के बीज से हो जाएगा। और दांत का दर्द हींग के चूर्ण से। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का 2 हो जाएगा और बी का हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। और सी का हमारा दोस्तों 1 हो जाएगा और डी का हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 2314, 2314 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है?
रेगिस्तान, वन, समुद्र और कृषि भूमि। तो कौन है दोस्तों? समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी सिस्टम पृथ्वी पर उपस्थित सभी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा और सबसे अधिक भाग विस्तारित है। तो हमारा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषि भूमि। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषि भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? पर्यावरण मित्र, तरु मित्र, पर्यावरण श्री, वृक्ष मित्र। तो क्या है दोस्तों? वृक्ष मित्र। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष मित्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वृक्ष मित्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? पर्यावरण भारत सरकार द्वारा 1986 में, कब दोस्तों? 1986 में, 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, कौन सा दोस्तों? इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति तथा संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। किसको दोस्तों? वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जेट्रोफा। ठीक है, तो कौन सा नहीं दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो कौन सा नहीं दोस्तों? जेट्रोफा। बायोडीजल सही है। रिंगॉल इमरती लकड़ी, यह नहीं सही है दोस्तों। बांज चारा, ये सही है। चीड़ लीसा, ये भी सही है। तो रिंगाल जो होता है दोस्तों, रिंगाल बांस के जैसे झाड़ी है जो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह इमारती लकड़ी नहीं है। रिंगाल बांस, तो रिंगाल कैसा दोस्तों? बांस है। तो रिंगाल कैसा है दोस्तों? बांस की जैसी झाड़ी, बांस के जैसी झाड़ी है। ठीक है, रिंगाल क्या दोस्तों? बांस की जैसी झाड़ी है, यह इमारती लकड़ी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रक्रिया का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन करता है दोस्तों? श्वसन तथा प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा रसधानी, केंद्रक तथा कोशिका कला। तो कौन दोस्तों? हमारा क्लोरोफिल तथा रसधानी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल रसधानी। क्लोरोफिल तथा रसधानी पौधों में पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसमें दोस्तों जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तब क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधों को देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस कौशल की नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे वृक्ष के बारे में पूछेंगे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थियों की चर्चा, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछने के कौशलों के आकलन की संभावना है, किंतु प्रयोग कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा गया वो अब दिखाई नहीं देते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रयोग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रयोग। ठीक है, आज बस इतना ही दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीजें आप लोग को नहीं समझ में आती, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, और जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए अपना। हेलो दोस्तों, आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों आज हम आप सबके लिए यूपीटीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हैं जो 2023 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, और सुपर टीटी का दोस्तों। यह यूपीटीटी सुपर टीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह ईबीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों किसका है? ईबीएस का, पर्यावरण का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं आप सबके लेके आया हूँ। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? डचिगम राष्ट्रीय उद्यान है, डचिगम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो डचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है दोस्तों। यह कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में से। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना, प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, यूपीटीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 1981 में, ठीक है दोस्तों, 1981 में हुई थी, 1981 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हैं किरण बेदी, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में दोस्तों? 1973 में। किस वर्ष में की गई थी? 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके उपलक्ष्य में दोस्तों? वृक्ष काटने। किसके उपलक्ष्य में दोस्तों? वृक्ष काटने। वृक्ष काटने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। और यह कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? कौन सा राज्य? उत्तराखंड। ठीक है, भारत के उत्तराखंड राज्य से, भारत के उत्तराखंड राज्य से यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आंदोलन वन संरक्षण के समर्थन में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया? 2011 में, 1970 में, 1973 में, 2007 में। टाइगर की संख्या बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के दोस्तों भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973, कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी? 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों शुरुआत की गई, इस प्रोजेक्ट में शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी दोस्तों? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से की गई थी। इसकी शुरुआत कहाँ किससे की गई दोस्तों? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से की गई थी। कब दोस्तों? 1973 में। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 97.2%, 0.65%, 2.15%, 0.02%। तो समुद्र के जल की मात्रा दोस्तों कितना है? 0.65%। कितना है दोस्तों? 0.65% जल ही पीने योग्य है दोस्तों, क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र के क्षारकता के कारण पीने के योग्य नहीं होता। इसमें क्योंकि नमक होता है दोस्तों, क्या होता है? क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं होता। नमक के कारण दोस्तों ये खारा होता है। एक तरीके से दोस्तों यह खारा होता है। खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता। प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, पीने के योग्य नहीं होता। ठीक है, यह खारा होने के कारण पीने के योग्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BOD5 क्या है दोस्तों? BOD5 दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है दोस्तों। क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 डे हो जाएगा। ठीक है, कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 डे। यह दोस्तों एक मापन है जिससे जलवायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। यह क्या दोस्तों? एक मापन है। ठीक, क्या है दोस्तों? मापन है। और इसे क्या नापते हैं दोस्तों? जलवायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, BOD5 दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की इकाई है। ठीक है दोस्तों, BOD5 क्या था? दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की इकाई है। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरित गृह विभाग के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? हरित गृह विभाग के कारण दोस्तों सूर्य की किरणें वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती। इसके परिणाम स्वरूप ये किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं और अवरक्त किरणें इंफ्रारेड रे, कौन दोस्तों? इंफ्रारेड रे जैसे व्यवहार करती है। इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में वृद्धि होती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंफ्रारेड रेडिएशन। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लंदन धूम्रपान पाया जाता है। ठीक है, लंदन दोस्तों क्या होता है? लंदन धूम्रपान पाया जाता है ग्रीष्मकालीन दिन में, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, ग्रीष्मकाल में दिन के समय, या फिर शीतकाल में सुबह के समय। तो यह कब पाया जाता है दोस्तों? शीतकालीन मौसम में सुबह कुहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन धूम्रपान कहलाता है। इस तरह की स्थिति में लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से दोस्तों लंदन धूम्रपान नाम का प्रयोग किया जाता है। यह दोस्तों शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। कब पाया जाता है दोस्तों? शीतकाल में सुबह के समय, कोहरे के समय पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, क्या कहा जाता है? ध्रुवीय समतापीय मंडलीय बादल, ध्रुवीय बवंडर, ए व बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्रुवीय बवंडर। ठीक है,
आप लोग जैसे गांव में कहीं देखे होंगे जब एकाएक मतलब कि धूल हवा एक साथ मतलब घूमने लगती है बहुत तेज़ी के साथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय बवंडर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर निश्चित से पूर्व दिशा में प्रभावित होने वाली परिध्रुवी प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम ध्रुवीय बवंडर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण होती है? मीथेन, फास्जीन, मेथाइल एमाइन, मेथिल आइसोसाइनाइड। या किसके साथ होती है दोस्तों? मेथिल आइसोसाइनाइड से। ठीक है, भोपाल जो हुई दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई दोस्तों? 1984 कब हुई थी? 1984 में गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों। यह घटना पेस्टिसाइड कंपनी एमआईसी, कौन सी कंपनी थी दोस्तों? एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस को रिसाव के कारण हुआ था। यह बहुत ही हानिकारक एवं विषैली गैस होती है दोस्तों। ठीक है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है दोस्तों किसके कारण? एस्बेस्टस, पेपर, टेक्सटाइल से, सिलिका से। किसके दोस्तों? टेक्सटाइल से। हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़े में दोस्तों रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं, इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टेक्सटाइल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? CO O2 से, NO CO2 से। तो यह दोस्तों CO से। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम फुल फॉर्म क्या दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऑक्सीजन O2 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1945 को। तो यह कभी दोस्तों 6 अगस्त 1945 में हुई थी। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, इतिहास की दोस्तों यह 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर, यह कब हुआ दोस्तों? अमेरिका ने, प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा, कहाँ पे दोस्तों? हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर गिरा था? हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? ताजमहल के आसपास, दोस्तों बता दूं, ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के बढ़ने से वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा, उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। इसे देखते हुए वर्ष 1994 दोस्तों, इसके देखते हुए वर्ष 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1994 में। किसने दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने। किसके ऑर्डर पर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार को आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में। तो यह दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? केरल में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। शांति घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। यह स्थल विविधता का प्रमुख स्थल है, हॉट स्पॉट है, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कणकीय, क्या दोस्तों? कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो किस युक्ति का दोस्तों? ग्रेविटी सेट, लिंग चेंबर, साइक्लोन कलेक्टर और फैब्रिक कलेक्टर, तीनों का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेविटी, स्टीलिंग चैम्बर आदि सबका प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 के निर्देशित करता है। तो कौन निर्देशित करता है दोस्तों? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम 2001 के तहत तीव्र गति से लाउड स्पीकरों को बजाना तथा जनसभाओं की तीव्र गति से संचालित करने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी गई है। कब दोस्तों? नियंत्रण एवं रोकथाम 2001। ठीक है, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी और सी। पटाखे के कारण ध्वनि प्रदूषण नहीं, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि से स्पीकर का प्रयोग करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN निम्न पुस्तक तैयार की है। श्वेता डाटा बुक, नील डाटा बुक, इनमें से कोई नहीं, रेड डाटा बुक। कौन दोस्तों? रेड डाटा बुक। पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। रेड डाटा बुक 1964 में प्रारंभ किया गया था। रेड डाटा बुक प्रारंभ कब किया गया दोस्तों? प्रारंभ कब किया गया? 1964 में। कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? 1964 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित कब किया गया दोस्तों? पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड सी बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जम्बेश्वर गुरु जम्भूजी द्वारा 15वीं शताब्दी में राजस्थान में की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? ऑप्शन डी, गुरु जम्बेश्वर। कौन दोस्तों? गुरु जम्बेश्वर के द्वारा 15वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी में। ठीक है, 15वीं शताब्दी में की गई। कब की दोस्तों? 15वीं शताब्दी में की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना और पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है? तो किसके द्वारा दोस्तों पाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। CO2, CO या फिर NO? किसके द्वारा दोस्तों? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके द्वारा दोस्तों? कार्बन मोनो। प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स करने चलिएगा। ठीक है, और जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर पौधे के श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप पौधे की पत्तियां सिकुड़ कर गिरने लगती हैं। इससे पौधे का विकास भी बाधित हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CO हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में पाए जाने वाला रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है? कैंसर, DNA विखंडन, आंख से पानी गिरना, उपयुक्त सभी। तो यह किसका कारण बनता है? आंख से पानी गिरना। किसका कारण बनता है दोस्तों? आंख से पानी गिरना। रेडियो सक्रिय युक्त जल के पीने से दोस्तों मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है, जैसे कैंसर, आंख से पानी गिरना, ब्रेन ट्यूमर, DNA विखंडन, आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन आदि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आंख से पानी गिरना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? तो किसके कारण दोस्तों? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ठीक है, महासागरों में जल वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सर्वप्रथम जॉन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। किसके द्वारा दोस्तों? जॉन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। वर्तमान में इस गैस की श्रेणी में दोस्तों कौन कौन सी गैस आते हैं? जैसे CO2 आता है, N2O आता है, ठीक है, CH4 आता है और CFC आता है। ये सब गैस इसके आते हैं। ठीक है, गैस आते हैं। इनकी अधिकता से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। ठीक है, इनकी अधिकता से दोस्तों, इनकी अधिकता से ताप में वृद्धि, इनकी अधिकता से पृथ्वी के ताप में वृद्धि। ठीक है, इनकी अधिकता से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी कौन जिम्मेदार है दोस्तों? सभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? NH3, H2SO4, CH3, COOH, A और B दोनों। तो इसमें कौन उपस्थित होता है दोस्तों? पता है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन कौन दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 भी। ठीक है, और कि SO2 की अधिकता के कारण कभी कभी जल के साथ सल्फर द्वारा क्रिया कर लेने के पश्चात H2SO4, ठीक है, H2SO4 दोस्तों सल्फ्यूरिक, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अम्ल का निर्माण हो जाता है दोस्तों। इससे जल में अम्लीयता आ जाती है। इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। इसमें H2SO4 था, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको भी बोलते हैं दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसमें सब शामिल हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, A और B दोनों। ये हमारा क्या हो जाएगा? A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो किस परत में दोस्तों? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। 200 DU क्या हो जाएगा दोस्तों? 200 DU। ओजोन की सांद्रता मापने की 200 DU मतलब डोप सोन यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? DU। DU का फुल फॉर्म क्या होता है? डोप सोन यूनिट। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका फुल फॉर्म हो जाता है। से कम हो जाती है, इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? तो कौन दोस्तों? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। वर्ल्ड वाइड ऑफ फंड ऑफ नेचर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, में संस्था में भारत के विस्तार NGOs गैर सरकारी संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 15 कौन करता है दोस्तों? अनुच्छेद 15 भारतीयों के सार्वभौमिक मानवाधिकारों की धर्म, मूल वंश, कौन कौन से उसकी दोस्तों अनुच्छेद 15 में है? धर्म है आपका, मूल वंश है, ठीक है, जाति है,
प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। लिंग है जन्म स्थान, ठीक है, के विभेद के बिना समान और समानता का अवसर प्रदान करना, ठीक है, समान और समानता का अवसर प्रदान करना, ठीक है दोस्तों। ये हमारा अनुच्छेद 15 में क्या क्या धर्म भी है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान भी है, समान और समानता का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% नियम दिया जाता है लिंडमान द्वारा, बेकमन द्वारा, गोल्डमान द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? लिंडमान के द्वारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लिंडमान के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लिंडमान के द्वारा। 10% नियम लिंडमान द्वारा 1942 में दिया गया था। कब दोस्तों दिया गया था? 1942 में दिया गया। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। किससे दोस्तों? ऊर्जा उपभोग से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईयरली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था। तो अमेरिका में पर्यावरण में प्रदूषण के घातक प्रभाव को 1969 का दोस्तों 1969 ईस्वी में ईबीए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1969 में। आज बस इतना ही दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीज़ें आप सभी को न समझ में आए प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह ईबीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिए और प्लीज़ जब एग्जाम हो उसमें सिर्फ मैं आप सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए और कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पकड़ बनाइए, ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।